हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइस, आपको पता है ना, ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है एंड ऑल्सो दिस इज़ अ पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 रहेगा ये हमारा एनसीईआरटी रीडिंग का। एंड हम इस क्लास में जो हम लेक्चर्स, इस वाले लेक्चर में जो चीज़ें कवर कर रहे होंगे वो है द रूट पार्ट, द स्टेम पार्ट, लीफ पार्ट, इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर। ये 5 चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास यहाँ पर, द सीड, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट एज वेल एज द फ्रूट एंड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन को ज़्यादा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मॉर्फोलॉजी का मीनिंग। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन्स, सबसे पहले देखो मॉर्फ का मतलब क्या होता है, मॉर्फ का मीनिंग क्या होता है। देखिए गाइस, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सो देखो मॉर्फ का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ एक्सटर्नल, किसी चीज़ की एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ की अगर मुझे बात करनी हो, ठीक है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़। ओके, जैसे कि उस पर्टिकुलर चीज़ की शेप हो गई, साइज़ हो गया। ठीक है, साइज़ की बात अगर मैं कर रही हूँ या फिर मैं शेप की बात कर रही हूँ, तो ये सभी क्या है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं। कलर है, नंबर है उस चीज़ का, ये सभी क्या होती हैं, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़। एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ। लॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। देखो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, एंजियोस्पर्म यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके पास यहाँ ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रूट, स्टेम और लीव्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। किसी को डिटेल में पढ़ना है आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, एंड फ्लावर वाला पार्ट भी आज हम कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम रूट सिस्टम से। एंड सबसे पहले ये तो आप सबको पता ही होगा, दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, कि अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है एक फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है एक फ्लावरिंग प्लांट का वो होता है रूट सिस्टम, यानी कि ये हमारा क्या है, लेट्स सपोज दिस टू बी द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ऊपर जितना भी पार्ट है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ शूट सिस्टम। ठीक है, जो कि पोर्शन हमारे ग्राउंड के ऊपर है, अबव है। ठीक है, दैट इज़ द शूट सिस्टम। और नीचे वाला पार्ट जो भी होगा वो होगा रूट सिस्टम। क्लियर हुआ सभी को? सो चलिए स्टार्ट करते हैं द रूट पार्ट से। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स की अगर मैं बात करूं तो डाइकॉट्स ऐसे सीड होते हैं जिनके पास दो हमारे पास कॉट होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होते हैं ये। अब हम एग्जैक्टली कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम बोलेंगे प्ल्यूम्यूल। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे हम, रेडिकल। एक होता है प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल से क्या होता है, शूट सिस्टम डेवलप होता है। एंड रेडिकल, देखो क्योंकि रेडिकल नीचे है तो नीचे वाला पोर्शन बनाएगा। प्ल्यूम्यूल कहाँ पे है, ऊपर है, तो प्ल्यूम्यूल ऊपर वाला सिस्टम बनाएगा। क्लियर एवरीवन? सो मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स में क्या होता है, क्लियर हो गया सभी को, डाइकॉट्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया सभी को, ये होता है कि डाइकोटिलेडनस प्लांट के सीड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो डायरेक्ट इलोंगेशन, अब यहाँ पर ये रेडिकल देख रहे हो, इसके डायरेक्ट इलोंगेशन से बन जाएगी प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट फर्दर ग्रो करेगी सॉइल के अंदर, तो और उसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी निकलनी, ब्रांचेस की भी ब्रांचेस हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आ गए हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी रूट। ये देख लो हमारे पास, और ये भी याद रखना इस सिस्टम को हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम
एंड यहाँ एग्जाम्पल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। एग्जाम्पल हम लिखेंगे मस्टर्ड, ठीक है। तो मस्टर्ड का एग्जाम्पल है यहाँ पर टैप रूट सिस्टम। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ एक होती है प्राइमरी रूट, ये है सेकेंडरी रूट्स, और फर्दर ये जो सेकेंडरी रूट्स की ब्रांचिंग हो रही है, दीज आर दी टर्शियरी रूट्स। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ रूट्स, ठीक है। दूसरा सिस्टम देखो, ये डाइकॉट्स में देखा, मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है ना, दैट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि प्राइमरी रूट कम समय के लिए रहती है, वो जल्दी से रिप्लेस कर लेती है उसको कुछ और टाइप की रूट्स जो इस तरीके से होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से दूसरी काइंड ऑफ रूट्स होती हैं, एंड दे आर नोन एज द फाइब्रस रूट्स, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट करेंगी फाइब्रस रूट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइब्रस रूट सिस्टम। कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे? मोनोकॉट्स में तो होती ही हैं, मोनोकॉट्स की स्टेम के बेस पे से ओरिजिनेट करेंगी। एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, वीट प्लांट इज द एग्जाम्पल। यहाँ से हमें क्या याद हो गया कि डाइकॉट्स के एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हमने याद कर लिया, ठीक है, इसी टाइप ऑफ रूट सिस्टम के साथ। और मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल क्या है? वीट, ठीक है, याद कर लिया ना सभी ने, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स में जैसे कि ग्रास है हमारे पास, मॉन्स्टेरा है, बैनियन ट्री है, जो रूट्स होती हैं वो मतलब उनको कहाँ से राइज करती हैं? रूट रेडिकल से राइज करती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या करेगी? अलग तरीके का स्ट्रक्चर दिखाएगी, जैसे कि एडवेंटिशियस रूट्स हम उनको बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडवेंटिशियस रूट्स का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, भूलना नहीं है किसी को। तो कुछ रूट्स क्या करती हैं? अलग तरीके से काम करती हैं, ग्रास में, मॉन्स्टेरा में और बैनियन ट्री में, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें एडवेंटिशियस रूट्स की डेफिनेशन दे रखी है, roots arise from parts of the plant other than the radical। कोई भी पार्ट हो सकता है, वो अभी आगे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ फंक्शंस नोट कर लो। रूट सिस्टम के फंक्शन है, पहला तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास? वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कर ली, और एक प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करेगा प्लांट के पास को, क्योंकि देखो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो एंकरेज प्रोवाइड करने का काम भी रूट का ही है। फूड मटेरियल्स को स्टोर करने का काम भी, कुछ जब मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं तो स्टोरेज भी करता है फूड मटेरियल की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, PGR की सिंथेसिस भी करता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रूट ऑल्सो डू द सिंथेसिस ऑफ द PGRs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हमको 3 टाइप की रूट्स जो मैंने आपको भी पढ़ाई हैं वही हमें यहाँ डिटेल में दे रखी हैं, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT का हर एक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेबलिंग दी जा सकती है, कुछ इस तरीके से आपको लेबलिंग दे सकते हैं वो लोग, ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से लेबलिंग दे सकते हैं। फिर आपको बताना है ये क्या है, ये वाले स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये हैं लेटरल रूट्स, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है प्राइमरी रूट। ये पूरा क्या है? टैप रूट। ये वो इस तरीके से पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। फिब्रस रूट्स का थोड़ा डायग्राम मैंने ऐसा ही बनाया था, ठीक है। ये बेस है स्टेम का, यहाँ से राइज कर रही है, और ये है एडवेंटिशियस रूट जो कि कहीं और से, देखो ये क्या रेडिकल है? नहीं है रेडिकल, कहीं और से राइज कर रही है। अब रूट्स को डिटेल में पढ़ना है, पहले रीजन्स जानेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या रूट्स की मॉडिफिकेशन। चलो सबसे पहले डायग्राम पे आ जाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट को एक कैप पहनानी है, ठीक है। रूट को एक कैप पहना देंगे, वो उसका नाम क्या हो गया? क्योंकि वो रूट की कैप है तो रूट ने कहा मैं इसका नाम रखूंगी रूट कैप, ठीक है।
फिर हमें याद रखना है कि रूट कैप, देखो एक बार ये वाली चीज़ याद कर ली ना कि रूट कैप के बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, फिर ये तो मैं आपको मिनटों के हिसाब से याद करवा दूंगी, बिल्कुल मिनट्स में आपको याद होने वाला है, ठीक है। तो इतना याद रखो कि जो रूट कैप है, देखो वो भी कैसे याद रखना है। रूट कैप का काम क्या होता है, रूट कैप अगेन इट्स अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन में काम करता है, ठीक है। जो एपेक्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, क्योंकि जो है हमारी रूट डीप डाउन द सॉइल जाने वाली है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या करता है, व्हाट इट डूज, ये इसको बचा लेता है, प्रोटेक्ट तो करता है, प्लस अब हमें रूट को अंदर भेजना है। एक छोटा सा पौधा है हमारे पास, एक प्लांट है और हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, एक तरफ एक प्लांट है और एक तरफ हमारे पास एक ट्री है, तो किसके रूट ज़्यादा अंदर तक जाती हैं, ऑफ कोर्स एक ट्री की, ठीक है, ऑफ कोर्स एक ट्री की। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रूट कैप तो उसके प्रोटेक्शन करता ही है, प्लस वहाँ क्या होना चाहिए, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिससे कि वो ज़्यादा अंदर तक उसके सेल्स जा सकते हैं, ठीक है। बड़े होंगे सेल्स, नंबर इंक्रीज होगा, जब भी वो ज़्यादा लंबे हो पाएंगे। तो ये याद हो गया कि रूट कैप के बाद क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन। अब सेल्स जो है वो बढ़ तो गए हैं, 10-15 मान लो सेल्स हो गए हमारे पास, कर लिए, पर क्या ये इतने ही रखने हैं, उनको बड़ा नहीं करना क्या, प्लांट बड़ा होगा तो सेल्स को भी तो बड़ा करना है ना, तो अब इनको भी बड़ा करना है, इसीलिए अब क्या आएगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ पर ये बड़े हो रहे होंगे। अब जब छोटे छोटे सेल्स आ गए, ये बड़े हो गए, अब बड़े होने के बाद क्या होगा, मैच्योरेशन आ जाएगी, ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, ठीक है। तो रूट कैप क्लियर, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्लियर, यहाँ सेल्स लंबे होते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन में ये क्या है, रूट हेयर्स। अब हेयर्स कहाँ पर होते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में हेयर होते हैं, ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं जब सेल्स, वहाँ पर हेयर्स आने लग जाते हैं। क्लियर हो गया सभी को, दिस इज द रूट, रूट का पूरा पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो रूट कैप की यहाँ डिटेल्स बता रखी है। फर्स्ट पॉइंट, रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रूट कैप। सेकेंड क्या है, इसका फंक्शन की क्या करेगा, it protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil। ठीक है, 2 पॉइंट्स लिखवा दिए मैंने आपको। अब देखो, अब लिखना है आपको सेकेंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबाउ द रूट कैप, फ्यू मिलीमीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है कि इस रीजन के सेल्स छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि उनको रिपीटेडली डिवीजन शो करनी है, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, पतली सी वॉल होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ क्या होगा, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। क्या करेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले के बाद जो सेल्स वाला रीजन होगा ना, जो नेक्स्ट रीजन होगा दैट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, वहाँ रैपिड इलोंगेशन और ग्रोथ शो करेंगे हमारे सेल्स, ठीक है। इलोंगेशन से ग्रोथ होगी, रूट की लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। एंड द लास्ट वन इज कि द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट टू मैच्योर। अब मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योर होने लग जाएंगे, डिफ्रेंशिएट टू मैच्योर, हैंस अब उनका रीजन फिर से चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसको आप मार्क कर लो पूरी को अलग अलग हाईलाइटर से, जैसे मैंने यहाँ का रखा है, ठीक है। तो वहाँ अब क्या होगा, अब उस वाले रीजन ऑफ इलोंगेशन के वाले सेल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और फिर आ जाएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द रूट हेयर्स, ठीक है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन यहाँ पर आ गया, रूट हेयर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। क्लियर, रूट हेयर्स क्या करने में हेल्प करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्लियर रूट का स्ट्रक्चर,
वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग ऑन टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट. रूट की मॉडिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है. रूट मॉडिफाई हो गई तो सपोर्ट भी कर सकती है, स्टोरेज भी कर सकती है फूड का. इवन रेस्पायरेशन में भी रूट हेल्प कर सकती है. वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, अब कुछ यहाँ क्वेश्चन में आ सकता है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमें दो जो कि टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो टैप रूट है जो हमारे पास टैप रूट है उसकी मॉडिफिकेशंस बताइए. तो कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट. देखो, टैप रूट्स ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो. ठीक है, मतलब कि कैरेट की और टर्निप की. ठीक है, कैरेट की और टर्निप की हमारे पास किसका काम कर रही है, स्टोरेज का. ठीक है, एंड हमारे पास स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट भी स्टोरेज का ही काम कर रही है. ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये बैनियन ट्री का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर. ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज आर दी प्रॉप रूट्स. ये क्या है, ये एंकरेज के लिए, ये सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दीज आर नोन एज दी प्रॉप रूट्स. ठीक है, प्रॉप रूट्स. Similarly, the stem of maize and sugarcane have supporting structure. sugarcane के stem में जो यहाँ इस तरीके से रूट वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, इस तरीके से. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, स्टिल्ट रूट्स. क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स. ठीक है, राइजोफोरा में, राइजोफोरा कहाँ ग्रो करता है, स्वैम्पी एरियाज में. और यहाँ पर जो रूट है दैट विल कन्वर्ट इनटू द न्यूमेटोफोर्स, यानी कि जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं. क्लियर. ये रहे हमारे पास डायग्राम्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी स्टेम. देखो, अब फिर से रिवाइज करो. कैरेट और टर्निप टैप रूट की मॉडिफिकेशन है जो कि फूड स्टोरेज कर रहा है, टैप रूट की. ठीक है, तो ये क्या है, टैप रूट की मॉडिफिकेशन है. यहीं पर अगर मैं स्वीट पोटैटो की बात करूँ, ठीक है, स्वीट पोटैटो किसका है मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट का. किस चीज़ के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए. ये है न्यूमेटोफोर्स फॉर दी रेस्पायरेशन. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेम पोर्शन. अब देखो, स्टेम को स्टार्ट करने से पहले इस डायग्राम पे आ जाओ. इस डायग्राम से हमने रूट वाला पार्ट क्या कर लिया, कवर कर लिया. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेम पोर्शन. ठीक है, आप स्टेम वाला पोर्शन, ये पोर्शन समझेंगे, इसकी मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे एंड इसको डीप में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहली जो बात है इम्पोर्टेंट, स्टेम सुनते ही दिमाग में, देखो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं स्टेम, ओ सॉरी. ठीक है, स्टेम सुनते ही दिमाग में हमारे पास क्या आ जाता है, दिमाग में हमारे पास आता है एक ऐसा स्ट्रक्चर प्लांट का. मान लीजिए दीज आर द फाइब्रस रूट्स. ठीक है, और हमारे पास कुछ आता है ऐसा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये हमारे पास लीव्स आनी भी स्टार्ट हो जाती है स्टेम का नाम सुनते ही. ठीक है, ओके. सो लेट्स सपोज ये हमारे पास लीव्स हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब कुछ लीव्स को गायब कर देते हैं. ठीक है, बस इतनी ही लीव्स का काम है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारी लीव्स है, जिस पोर्शन से, जिस पॉइंट से अराइज कर रही है ना ये स्टेम पे, दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड. ठीक है, एंड एक तो वर्ड होता है इंटर, एक होता है इंट्रा. इंट्रा मीन्स उसी चीज़ के अंदर. ठीक है, मतलब कोई भी चीज़, मान लो इंट्रा नोड कह रही हूँ, मतलब नोड के ही अंदर कुछ होगा, कुछ स्ट्रक्चर. इंटर नोड कह रही हूँ यानी कि दो डिस्टिंक्ट नोड्स की बात करी जा रही है. तो इन दो नोड्स के स्ट्रक्चर के बीच में, इन दो नोड्स के बीच में जो पॉइंट है ना, ये इतना स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे इंटर नोड, ये वाला इंटर. ठीक है, सो स्टेम के पास क्या होती है, नोड्स एंड इंटर नोड्स होती हैं. इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, नोड्स और इंटर नोड्स क्लियर.
स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। ये तो मतलब प्रैक्टिकल सभी ने देख रखा है कि यंग स्टेम कैसी होती है और हमारे पास ओल्ड स्टेम कैसी होती है। ओल्ड स्टेम अक्सर वुडी होती है और यंग स्टेम थोड़ी सी फ्लैक्सिबल एज वेल एज ग्रीन होती है। मेन फंक्शन क्या है स्टेम के? सो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ क्या बता दिए, क्या क्या काम करेगी? वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट कराएगी। ठीक है, एंड यहाँ ये मॉडिफिकेशंस वाले काम दे रखे हैं। मॉडिफिकेशंस में देखेंगे बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं छोटे से पैराग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जेमिनकंड, कोलोकेशिया। पता है मैंने आपको ये याद करा रखे हैं, पता है इनकी अलग अलग है क्लासिफिकेशन। जिंजर बिलोंग्स फ्रॉम राइजोम, पोटैटो बिलोंग्स फ्रॉम ट्यूबर, ज़मीनकंड, कोलोकेशिया बिलोंग्स फ्रॉम कॉर्म। लेकिन ये डिटेल में पढ़ना अभी नहीं है, दिस इज एनसीईआरटी रीडिंग। डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है, वहाँ जा सकते हो। देखो मैंने कैसे याद कराया था, अंडरग्राउंड है तो देखो पोटैटो का तो सबको पता है कि अंडरग्राउंड है, लेकिन इतना याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। स्वीट पोटैटो और पोटैटो में ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पोटैटो का याद रखना, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, सो है दोनों मॉडिफिकेशन से ही। ठीक है, तो ज़मीन कंड की बात करूँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ज़मीन कंड की बात करूँ तो ज़मीन यानी कि हमारी धरती, ग्राउंड, के से मैंने बताया था के, ठीक है, ज़मीन के, और अंड से रिलेट किया था अंदर, ज़मीन के अंदर। ठीक है, याद हो गया, पोटैटो याद हो गया, ज़मीन कंड याद हो गया, जिंजर को भी याद कर लेना, टर्मरिक को भी याद कर लेना। कोलोकेशिया का भी बता देती हूँ। केसिया, देखो केस है ना, ये केस एक हमारे पास बक्सा हो, डब्बा हो, केस के अंदर रखा है संभाल के, कोलोकेशिया केस के अंदर रखा है, तो यानी कि ये भी क्या है, अंडरग्राउंड, धरती के अंदर रखा है, अंडरग्राउंड। क्लियर हो गए एग्जांपल्स? अब देखो, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, यहाँ से स्टेम अंडरग्राउंड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया एग्जांपल्स के साथ, यहाँ आपको बता दिया एनसीईआरटी ने यहाँ। सॉरी गाइस, सो देखिए इसका मतलब क्या है, दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। इसका मतलब है कि जब बाहर अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, सूखा पड़ गया या फिर बारिश ज़्यादा हो गई या फिर कोई भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन जो कि प्लांट के लिए बिल्कुल ओके नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए, तो वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड ही वो वहीं पर रहते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड रहेंगे और वहीं पर वो थोड़ा सा अपना रह लेंगे कुछ दिनों तक, और जब बाहर हंसी वाली खुशी फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, फिर वो ग्रो करना भी स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ योर अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेम टेंड्रिल्स which develop from axillary buds are slender and spirally coiled and help plants to climb such as gourds। लीफ टेंड्रिल भी आएंगे, ठीक है, लीफ टेंड्रिल भी आएंगे, वहाँ पी वगैरह का एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्टेम टेंड्रिल होती है वो कहाँ से राइज करती है, एक्सिलरी बड से। ठीक है, और वो कैसी होगी स्टेम टेंड्रिल, टेंड्रिल तो अक्सर देखी होगी आपने, स्पाइरली होती है, स्लेंडर, स्पाइरली कॉइल्ड होती है, और ये किस चीज़ में हेल्प कर रही होती है, क्लाइंबिंग में, जैसे कि गॉड्स में। ठीक है, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन डन, स्टेम टेंड्रिल्स डन। अब हम आते हैं थॉर्न्स पे। थॉर्न्स की बात करूँ तो ये क्या होते हैं, कांटे, सिंपल कांटे होते हैं। कांटे किस काम के लिए होते हैं कि भाई कोई जानवर है, ऐसे ही हर्बीवोर है कोई, तो प्लांट को अक्सर वो खाते हैं,
तो फिर ताकि वो इन ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट हो सकें तो ये कांटे आ गए, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड की ही मॉडिफिकेशन है, याद रखना है, एक्सिलरी बर्ड की ही मॉडिफिकेशन स्टेम टेंड्रिल होती है एंड एक्सिलरी बर्ड की ही मॉडिफिकेशन थॉर्न्स होते हैं, जो कि वुडी स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स बन जाते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर योर सिट्रस, बाउगेनविलिया। कुछ प्लांट्स एरिड रीजन के दे मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटन। अब देखो फ्लैटन स्टेम है, इसका मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था अपने डिटेल वाले लेक्चर में। फ्लैटन स्टेम है तो ओपन ट्री एग्जाम्पल है, एंड फ्लैशी, फ्लैशी है ना बिल्कुल सिलेंड्रिकल फ्लैशी, तो यूफॉर्बिया एग्जाम्पल है। फ्लैट एंड ओपन ट्री या यूफॉर्बिया होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एरिड रीजन्स में मिलते हैं। इनके स्टेम के पास, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी स्टेम के पास क्लोरोफिल होता है एंड वो क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू niches and when older parts die new parts are formed। क्लियर, ये तो ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये देख लीजिए, ये सभी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ठीक है। यहीं पर लीफ के पास ही एक्सिलरी बर्ड होती है ना, तो वही मॉडिफाई करेगी। यहाँ स्पाइंस में मॉडिफिकेशन दिखा रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रखा आपको कि देखिए अंडरग्राउंड स्टेम और सम प्लांट, जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे ही स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है, और नए प्लांट्स ऐसे बन जाते हैं, यानी कि ये सब क्या है, एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाले काम दे रखे हैं, ठीक है। तो मिंट और जैस्मिन की बात करूँ तो इसका याद करने का तरीका है मेरे पास। मिंट की बात अगर मैं करूँ तो मिंट क्या करता है, पहले ध्यान से पढ़ो। अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, लेट्स सपोज दिस टू बी अ प्लांट ऑफ मिंट, ठीक है, जो भी है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, मेरे पास एक ब्रांच से निकल रही है और फिर वो जल्दी से थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा टाइम हो के जल्दी से नीचे घुस जाती है। तो यानी कि 1 मिनट में ही, मिंट क्या करता है, 1 मिनट में ही ऊपर जाता तो है, कोशिश करता है ऊपर जाने की, फिर वापस नीचे चला जाता है, ठीक है। तो मिंट एंड जैस्मिन, क्लियर। The main axis and after growing aerially for some time arc downwards to touch the ground. A lateral branch with the short internodes and each node bearing a rosette of leaf. यहाँ क्या होंगे, लेटरल ब्रांचेस डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी और हर एक जो नोड होगी ना, देखो अब इसका स्ट्रक्चर छोड़ो, आपका यहाँ ध्यान से देखो, कोई शॉर्ट इंटरनोड्स होंगे और हर एक नोड क्या करेगी, बहुत सारा गुच्छा सा होगा लीव्स का, ठीक है। इट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ठीक है, पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ऑल्सो द टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, इसके बारे में ना थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे हम 12th क्लास में, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में, ठीक है। ये ना बेसिकली बाहर से लाया गया था इंडिया के अंदर, इसके इतने सुंदर फ्लावर्स हैं इनको देख के, लेकिन एक तरह से टेरर ही बन गया, तो ये 12th में पढ़ेंगे। बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसेंथेमम में क्या होगा, लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो बेसल पार्ट से और अंडरग्राउंड पोर्शन से ग्रो करेंगी, ठीक है। द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, grow horizontally and beneath the soil and then come out obliquely upwards towards giving rise to leafy shoots। यानी कि क्या हुआ, बेसल यानी कि जो अंडरग्राउंड पोर्शन है ना मेन स्टेम का, पहले तो वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करेंगे, प्लांट्स क्या करेंगे, पहले तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है, फिर निकल के आएगा, फिर बाहर आके ऐसे अपवर्ड होके फिर ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। ये किसका केस है, क्रिसेंथेमम, पाइनएप्पल एंड बनाना, क्लियर। तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन बता दी, सबसे पहले ग्रास और स्ट्रॉबेरी वाली बताई थी, ठीक है, जो स्प्रेड कर जाती हैं, ऑल द पार्ट्स जब मर जाते हैं तो नए प्लांट्स भी बन जाते हैं। मिंट और जैस्मिन में 1 मिनट में, पहले निकल रही थी 1 मिनट में अंदर आ गई। इसमें क्या हो रहा है देखो, कुछ
सिमिलैरिटी भी है, निकल रहे हैं दोनों, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, 1 मिनट में निकल रही थी, ठीक है, पहले वो निकली फिर अंदर आ गई। इसमें क्या है, पहले अंदर रही, ठीक है, और फिर बाहर रही। पहले तो अंदर उसने बनाया अपना पेस कि मिनट की तरह नहीं बनना मेरे को, निकली और बाहर, मतलब निकली भी और फिर वापस अंदर घुस गई, उस तरह नहीं बनना मुझे। ये पहले अंदर रहेगी फिर ग्रो करेगी, ठीक है। बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथेमम। लीफ के पोर्शन की बात करते हैं अब। लीफ क्या है? लीफ इज अ literal generally flattened structure born on the stem. What is it? Lateral generally flattened structure born on the stem. It develop at the node. Clear हो गया आपको ये? Bear a bud in its axil. The axillary bud later develops into a branch. ठीक है, this is what? This is the axillary bud. ठीक है, लेटर इसके ब्रांच हो सकती है। Leaves originate from shoot apical meristem. Shoot apical meristem stem से originate करती हैं and they are arranged in an acropetal order. acropetal order क्या होता है कि बड़ी लीव्स नीचे होती है, ठीक है, बड़ी लीव्स नीचे होती हैं और जो लीव्स छोटी छोटी होती है ना, जो भी ग्रो करेंगी वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हुआ सभी को? ये होता है एक्रोपीटल। एक होता है बेसिपीटल ऑर्डर जिसमें इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। बेसिपीटल ऑर्डर में छोटी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो नीचे रहेंगे अगर लीव्स की बात करूँ तो, और बड़े स्ट्रक्चर्स ऊपर रहेंगे। लेकिन लीव्स का ऐसा नहीं होता, देखा होगा आपने अक्सर छोटी छोटी जो लीफ होती है वो ऊपर रहती हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस कराते हैं। लीफ के बेसिकली ये 3 पार्ट्स होते हैं। स्टेम से लीफ कैसे जुड़ी है? लीफ बेस से। एंड मे बी अ 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दी स्टाइप्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाइप्यूज का स्ट्रक्चर। अब देखो ये है हमारे पास स्टाइप्यूज, ठीक है। दिस इज ऑल द लेमाइना। ये क्या है? लेमाइना है। लीफ बेस, ये रहा लीफ बेस जिससे अटैच्ड है। दिस इज द एक्सिलरी बर्ड एंड ये क्या है? पिटियोल। क्लियर सभी को? सो इट मे बी अ 2 lateral small leaf like structures called the stipules in monocotyledons. अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लीफ बेस होता है ना मोनोकॉट्स में, अक्सर देखा होगा बनाना ट्री में या फिर मतलब बैनियन, हमारे पास जो मोनोकॉट्स वाले होते हैं ना, उनका जो लीफ बेस होता है एक तरह से वो ऐसे शीट टाइप के बना देता है स्टेम के साथ, ठीक है। तो वो या तो पार्शियली कवर कर लेता है या पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ बेस। और यहाँ पर ये बता रखा है स्टाइप्यूज। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होगा? लीफ बेस स्वेलो हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, ठीक है, स्वॉलन हो गया या फिर एक्सपैंड कर गया। एक्सपैंड तो मोनोकॉट्स में करेगा, ठीक है, लीफ शीथ बना लेता है। और लीफ बेस अगर स्वॉलन हो गया तो पल्वाइनस बनाया है। बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलता है। पिटियोल का फंक्शन बता रखा है दैट इट हेल्प्स टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। हमारे पास जो ब्लेड है ना उसको लाइट के होल्ड करने के लिए, उसको एयर में फ्लटर कराने के लिए, इट इज़ लॉन्ग एंड फ्लैक्सिबल। इट अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन द विंड, ताकि वहाँ पर मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट शो हो सके, फ्रेश एयर आ सके और लाइट पड़ सके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट गिर सके लीफ पे, अच्छे से फ्लटर हो जाती है। पता है आपको कुछ लीव्स ऐसी होती हैं डायरेक्टली स्टेम पे, कई बार क्या करते हैं ना जल्दी में ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी गलत नहीं है, होती है एक्चुअल में कुछ लीव्स ऐसी, ठीक है, लेकिन वो इमोटाइल होती है, वो सिसाई लीव्स होती है। वो क्या होती है? वो सिसाई लीव्स होती है, वो मूव नहीं कर सकती, दे कांट फ्लटर, क्योंकि पिटियोल नहीं है ना। पिटियोल तो ये वाला पोर्शन होता है डंडी, लेकिन इनके पास ये डंडी है नहीं तो ये फ्लटर नहीं कर सकती। लेमाइन और लीफ ब्लेड की बात अगर मैं करूँ तो इट इज़ अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीव्स विद वीन्स एंड वीनलेट्स। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वीन। देखिए यहाँ पर लीव का स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ तो बेसिकली ऐसा बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द मिड रिब। क्या है ये? मिड रिब है, ठीक है। क्या था ये? मिड रिब था वो। ओके, सो वापस चलते हैं अपने पेज पे।
चलिए क्लियर हो गया ना सभी को। और ये वीन्स आपको पता है क्या किस काम में हेल्प आती हैं, करती हैं वीन्स? ये मिड रिब है, मिड रिब प्लस यहाँ पर ये जो छोटी छोटी वीन्स हैं, ये क्या है? वीन्स है, प्लस प्लस अभी और भी चीज़ें हैं। रुक जाइए रुक जाइए, वीन्स भी फर्दर ऐसे ब्रांचिंग शो करती हैं, ये होती हैं वीनलेट्स। ये क्या है? ये वीनलेट्स हैं। ठीक है, अभी आपको एक्चुअल डायग्राम स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको, फिर क्लियर हो जाएगा। प्लस हमारे दो टाइप की लीव्स होती हैं, ठीक है, वो अभी टाइप्स ऑफ लीव्स में आएगा। रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन। देखो इस डायग्राम में देखो, ये जो मिडल प्रोमिनेंट वीन है ना, दिस इज व्हाट? दिस इज द मिडरिब। क्या है? ये मिडरिब है। इसमें भी देखो ये वाली मिडरिब है, ठीक है। और ये साइड में क्या है? वीन्स हैं। और ये इनके भी ये जो छोटे छोटे क्या है? वीनलेट्स हैं। क्लियर एवरीवन? और इसी को बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट में पूरा कब्जा बना रखा है ना, ऐसे पूरा ऐसे फैल रखा है। पैरेलल में सारी वीन्स ऐसे पैरेलल चलती है, जो कह दिया वो मान लिया, ठीक है, पैरेलल। चलिए तो फिर, और आपको पता है कि ये जो वीन्स होती है ना, वो बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, रिजिडिटी करेगी, लीफ ब्लेड को प्रोवाइड करेगी। एंड दे एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल, इन सभी की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसाइजन, ये अलग अलग मतलब जो लेमाइना का ये सब ना अलग अलग लीव्स में वेरी करता है। Venation is what? The arrangement of veins and the veinlets in the lamina. Lamina पूरा पोर्शन है, ठीक है, पता है ना आपको, बताया था मैंने आपको, दिस इज लेमाइना, ठीक है। तो लेमिना की बात अगर मैं करूँ, तो जब वीनलेट्स, वीन्स, वीनलेट्स, मिडरिब, मतलब ये तीनों चीज़ें मिलकर एक नेटवर्क बना रही हैं, सो दिस इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। जहाँ ये वीन्स पैरेलल चल रही है, दिस इज टर्म्ड एज पैरेलल वीनेशन। नथिंग डिफिकल्ट, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल याद करेंगे, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स की बेसिकली रेटिकुलेट विनेशन होती है, और पैरेलल विनेशन देखने को मिलती है मोनोकॉट्स में। ऑल्सो मोनोकॉट्स में हमने फाइब्रस रूट्स देखी थी, मोनोकॉट्स में हमने फाइब्रस रूट्स देखी थी, एंड हमने रेटिकुलेट यानी कि डाइकॉट्स में हमने देखी थी टैप रूट्स, ठीक है, रिवाइज कर लिया हमने। एंड एग्जाम्पल भी देखा था टैप रूट्स का, मस्टर्ड, प्लस हमने यहाँ देखा था वीट। क्लियर? पूरा पोर्शन रिवाइज हो गया। चलिए अब ये देखिए, ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है, वो हमने क्या देखे थे? वीन्स और वीनेशन, बेसिकली वीनेशन देखा था। अब मैं बता रही हूँ टाइप्स ऑफ लीव्स। सिंपल होती हैं, कंपाउंड होती हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये है सिंपल लीफ। बेसिकली ये जो लेमाइना के जो इंसिजन्स है ना, अगर ये मिडरिब तक टच नहीं कर रही, क्योंकि अगर ये मिडरिब को टच करती तो इस तरीके की हो जाती, ठीक है, इस तरीके की हो जाती, लेकिन इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिल रहा, यानी कि ये सिंपल लीफ है, सिंपल है, बिल्कुल बढ़िया सी हमारी तरह, ठीक है, ज़्यादा ये जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमाइना इज एंटायर और व्हेन incisions do not touch the midrib। अब ये देखो, ये होनी तो पूरी एक ही लीफ थी, लेकिन इसकी जो इंसिजन्स हैं उसने टच कर दिया इस वाली मिडरिब को, हो गया काम, ठीक है। ये हो गई सिंपल की डेफिनेशन। जब एक लीफ को सिंपल जब कहेंगे जब उसका लेमाइना पूरा होगा, मतलब कि वो इंसाइज होगा लेकिन इंसिजन्स टच नहीं करेंगी मिडरिब को। और इसी केस में when the incisions of the lamina reach up the midrib, breaking it into a number of leaflets, this is said to be compound leaf। देखो ये सब क्या है? ये है leaflets, these are leaflets, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, इस बीच वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रैचेस, ठीक है। बेसिकली क्या होती है? मिडरिब है बेसिकली ये, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे हम, यहाँ होती है एक्सिलरी बड, बड होती है बेसिकली, ठीक है, बड। और ये है पिन्नेट वाली, बेसिकली ये क्या है? कंपाउंड लीफ। ये है पिन्नेट, ये है पाल्मेट। और ये किसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है? नीम की लीफ का। ये है सिल्क कॉटन, देखिए यहाँ लिख रखा है सिल्क कॉटन एंड नीम। क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए, द कंपाउंड लीव्स अब बेसिकली दो टाइप की होती हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जहाँ पर एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट रहेंगी सभी लीव्स,
ठीक है, कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट रहती हैं, रैचेस बोलते हैं उसको। और वो रैचेस क्या कर रहा होता है, मिडरिप को रिप्रेजेंट करता है। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट से सारी निकल रही होती हैं, ठीक है, कॉमन पॉइंट से निकल रही होती हैं, जैसे कि सिल्क कॉटन के केस में। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। ये सभी लीव्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। वीनेशन देखा, फाइलोटैक्सी देखेंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स देखा, लीव्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखा। नाउ कमिंग ऑन टू द फाइलोटैक्सी। बेसिकली इन स्ट्रक्चर डायग्राम से ही बता देती हूँ, ठीक है, रीडिंग नहीं करेंगे हम, वही बातें यहाँ दे रखी होंगी। देखो अगर हमारे पास जो लीव्स हैं वो देखो, अगर एक यहाँ, एक ये है, एक ये है, एक नोड पे, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसी नोड को बनाऊंगी मैं, इसी डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। एक नोड पे, ये देखो पहले नोड बना लेते हैं मान लो, ठीक है, एक नोड पे अगर एक हमारे पास लीफ प्रेजेंट है, ठीक है, एक नोड पे एक हमारे पास लीफ प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। उसी केस में एक नोड पर अगर दो लीफ प्रेजेंट है तो दोनों एक साइड तो होंगे नहीं, वो केस अलग है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, वो होगा ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। वो क्या होगा, अल्टरनेट नहीं, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। एंड देखो ये गुआवा का इस तरीके का केस होता है ना किसी प्लांट में, ऐसे उसी नोड पे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं सिंपल, ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं। ये मैंने डिटेल वाले लेक्चर्स में बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चाइना रोज एग्जाम्पल है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का। मस्टर्ड भी है एग्जाम्पल, मस्टर्ड भी लिख लेना। एंड यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में एग्जाम्पल है सनफ्लावर का। गुआवा का केस एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज नथिंग बट द ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट चल रहे हैं। कैलोट्रोपिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। एंड द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, दिस इज वर्ल्ड जहाँ पर एक ही नोड पर, देखो एक नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लीव्स एट वन नोड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही होंगी, मतलब 2 3 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। आलस तो नहीं आया इतना काम देख के, नहीं आया ना, आलस तो नहीं आया ना, दिस इज द एग्जाम्पल। आलस तो नहीं आया, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया इज द एग्जाम्पल। नाउ कमिंग ऑन टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स। लीव्स बेसिकली मैंने टेंड्रिल बताए थे आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर तो एक्सिलरी बड, स्टेम के केस में एक्सिलरी बड मॉडिफाई होती है, यहाँ पूरी लीफ ही मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल्स बनाने के लिए, ठीक है। क्लाइंबिंग में काम आती हैं एज इन केस ऑफ पीज, और स्पाइंस में भी बना देती है, ठीक है। कैक्टी में देखो वहाँ के थे थॉर्न्स, थॉर्न्स, वहाँ क्या देखे थे हमने, थॉर्न, जैसे स्टिट्रस और बाउगनविलिया, साथ साथ कंपैरिजन करा रही हूँ मैं आपको। यहाँ है लीव्स, या लीव्स देखने को नहीं मिलेंगी अलग से, ठीक है, वहाँ लीव्स देखने को मिली थी क्योंकि वो स्टेम की मॉडिफिकेशन थी। तो यहाँ स्पाइंस डिफेंस के लिए होती हैं ऑफ कोर्स। कैक्टाई में फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, ऑनियन और गार्लिक की फ्लैशी लीव्स क्या करेंगी, स्टोरेज ऑफ फूड करेंगी। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीव्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। द petiole in these plants expand, become green and synthesize food. Leaves of certain plants are insectivorous as well. Pitcher plant, Venus flytrap. देख ली बहुत सारी मॉडिफिकेशंस। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये केस कई बार बच्चे कम पढ़ते हैं ध्यान से। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं दैट इज स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। यहाँ क्या करेगा, पिटियोल ही एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करके ग्रीन ग्रीन बन जाता है, यानी कि क्लोरोफिल होता है यहाँ पर, ठीक है, क्लोरोफिल होगा। एंड ये फूड सिंथेसिस करेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लियर। अब इनफ्लोरेसेंस कर लेते हैं जल्दी से। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस में बेसिकली क्या होता है, अ फ्लावर, फ्लावर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि फ्लावर मॉडिफाइड लीव्स हैं,
नहीं, फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ, फ्लावर्स बोल दिया मैंने गलती से, फ्लावर, फ्लावर्स आर एंड फ्लावर इज, ठीक है। तो ये क्या है? मॉडिफाइड शूट है। शूट आपिकल मेरिस्टम ही फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कि इंटरनोड्स यहाँ इलोंगेट नहीं करते, एक्सिस कंडेंस्ड हो जाता है। एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। लिटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, हर एक नोड पे मतलब क्या होगा? अलग अलग, यहाँ जैसे फ्लावर बन रहा है ना, तो अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस आएंगी, लीव्स नहीं आएंगी। When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. अब अरेंजमेंट फ्लावर्स की देखो, फ्लावर्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अरेंजमेंट देखो। अरेंजमेंट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर इस तरीके की अरेंजमेंट है हमारे पास, ठीक है, तो जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है वो बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। एक तो ये फ्लावर, देखो ये फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। एक तो फ्लावर जो है वो यहाँ ऊपर पूरी टिप पे, शूट की टिप पे प्रेजेंट है, शूट टिप पे प्रेजेंट है। एक जो है फ्लावर शूट टिप पे प्रेजेंट ना होके साइड में ही ग्रो कर रहा है, तो इससे क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो जाती है, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि ये जो एपिकल मेरिस्टम है वो तो फ्लावर ने ले लिया, लेकिन ये इजीली अब ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं साइमोस और रेसमोस में। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्लावर और नॉट, रेसमोस में क्या होगा कि जो इनफ्लोरेसेंस है इस टाइप की, मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूस टू ग्रो, द फ्लावर्स बोर्न लिटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। अगेन एक्रोपीटल सक्सेशन का मतलब कि जो नए फ्लावर्स, जो बर्ड्स बन रही होंगी वो ऊपर होंगी और जो फ्लावर्स होंगे वो नीचे प्रेजेंट होंगे। तो रेसमोस में क्या होगा? रेसमोस में एक्रोपीटल अरेंजमेंट होगी, बिल्कुल जैसे ऐसे आप रख लो, लीव्स होती है ना, लीव्स ऐसे ऐसे ग्रो करती हैं, ऊपर नहीं प्रेजेंट होती। साइमोस में बिल्कुल अपोजिट होगा, बेसिपीटल ऑर्डर होगा, लिमिटेड ग्रोथ होगी, क्योंकि एपेक्स तो फ्लावर ने ले ली। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? इट्स बेसिकली द रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कि एंजियोस्पर्म्स में अलग से डेवलप है, ठीक है। अलग से मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए अलग स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हमारे एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। So it is a reproductive unit in the angiosperms. It is meant for sexual reproduction. एक टिपिकल फ्लावर में 4 तरह के वॉल्स होते हैं, ठीक है, और वो सभी एक स्वॉलन एंड पे प्रेजेंट होते हैं। स्टॉक और पैडिसल कॉल्ड दी थैलेमस और रिसेप्टिकल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स क्या होते हैं? बेसिकली कैलिक्स आर दी सेपल्स, कोरोला आर दी पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड गायनेशियम इज दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। हर एक का मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सेपल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर फ्लावर है ना, तो यहाँ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर द सेपल्स, एंड ये क्या है? पेटल्स, ठीक है। सो इन सम फ्लावर्स, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जाके आप हाईलाइट करो। कुछ फ्लावर्स जैसे कि लिली है ना, जो कैलिक्स और कोरोला दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो उसको हम बोलेंगे पैरियंथ, ठीक है। और वो पार्ट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए पहले ये देख लो, पहले आप देखो यहाँ ये फ्लावर्स हैं, ये ऐसे लेटरली ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रेसमोस। एंड यहाँ पर देखो फ्लावर ने अपर पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अपर पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया, साइमोस। और ये भी देखो बेसिपीटल अरेंजमेंट है यहाँ पर, बेसिपीटल। जो नए पौधे हैं, जो नए फ्लावर्स हैं, देखो यहाँ पर आ रहे हैं,
ऊपर एक पुराना फ्लावर है जो ग्रो कर रखा है। देखो, अब एक ही फ्लावर में अगर दोनों मेल वाला भी पार्ट और फीमेल वाला पार्ट भी अगर दोनों प्रेजेंट होंगे अगर एक ही फ्लावर में, तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बाई मीन्स टू एंड सेक्सुअल मीन्स जो सेक्सेस हैं, दो सेक्सेस, एक ये मेल वाला एंड एक ये फीमेल वाला। ठीक है, और जहाँ पर सिर्फ एक प्रेजेंट होगा या एंड्रोएशियम या गाइनोएशियम, दिस इज रेफर्ड एज यूनिसेक्सुअल। नाउ सिमेट्री के बेसिस पर भी हम फ्लावर्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं, जैसे कि हमने ये फ्लावर ले लिया, ठीक है। अब आप एग्जैक्टली सिमेट्री पे मत जाना बिकॉज आई नो इट्स नॉट दैट मच परफेक्ट, लेकिन ठीक है, हम समझ सकते हैं। कुछ फ्लावर्स हर एक पॉइंट से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस से, सेंट्रल लाइन जो भी जा रही है ना, कुछ ऐसे होते हैं रेडियल सिमेट्री, तो उनको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। कैसे याद करेंगे? एक्ट इज लाइक ऑक्ट, ऑक्ट इज एट, एट लाइन्स मतलब बहुत सारी हो गई ना एग्जैक्टली। तो जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो प्लांट्स जैसे कि कुछ हो गए इस तरीके के, नॉट लाइक दिस, इट मे बी एनीथिंग, लाइक हमारे पास हो गया कुछ इस तरीके का, हमारे पास एक फ्लावर होता है, ठीक है, इस तरीके का फ्लावर हुआ, तो बस इसको इस एक्सिस से डिवाइड कर सकता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली, ठीक है, और जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। अब एसिमेट्रिक फ्लावर भी हो सकता है, जैसे कैना इज एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक फ्लावर्स। इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करेंगे। एसिमेट्रिक फ्लावर्स कैना, एंड जाइगोमॉर्फिक की बात करूँ तो पी, गुलमोहर, बीन, केशिया, एंड एक्टिनोमॉर्फिक की बात करूँ तो मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली। एक फ्लावर ट्राइमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी, पेंट्रामेरस भी। ट्राइमेरस मीन्स जो उसकी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो 3 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है या फिर 5 के मल्टीपल में है। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर्स, मतलब कि जिन फ्लावर्स के पास ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट आर बेसिकली रिड्यूस्ड लीफ, अगर वो प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे? ब्रैक्टिएट। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, इफ दे आर विदाउट द ब्रैक्ट, दे विल बी ई ब्रैक्टिएट। वेरी वेरी सिंपल। नाउ ये बात मैं आपको थोड़ा फोकस करके बताना चाहती हूँ हाइपोगाइनस एंड एपिगाइनस के बारे में। हाइपोगाइनस एंड एपिगाइनस के बारे में ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाइपोगाइनस वर्ड देखा एंड हाइपो का मीनिंग निकाल लिया, गायनोशियम का मीनिंग निकाल लिया, बस अपने आप में ही क्या कर देते हैं, बिल्कुल। हाइपो मीन्स बिलो एंड गाइनस मीन्स ओवरी, ठीक है। बेसिकली गायनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। तो ओवरी, बिलो दी ओवर, बिलो ओवरी, बच्चे बिलो ओवरी कह देते हैं, यानी कि ओवरी इन्फीरियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरी इन्फीरियर नहीं होती इस केस में, बल्कि ओवरी इस केस में होती है क्या? सुपीरियर। अच्छा, वो कैसे? आपको ना यहाँ एक वर्ड और लगाना था, एंड दैट वर्ड इज नथिंग बट द। बिलो दी ओवरी, बिलो दी ओवरी के नीचे है, ठीक है। ओवरी यहाँ पर ना ओवरी के साथ रिलेट करा जा रहा है दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस को, जैसे कि हमारे पास स्टैमेन, एंड्रोइशियम, ये सब, ठीक है। तो हाइपोगाइनस का स्ट्रक्चर देखो, तो देखो ये स्ट्रक्चर, ये आपको पता है हाइपोगाइनस फ्लावर है। ये ओवरी, ओवरी सुपीरियर है या नहीं है? यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है ना, हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर रहेगी, एंड दीज आर दी पेरिगाइनस, ये एपिगाइनस है, ओवरी इन्फीरियर। क्लियर? क्लियर एवरीवन? देखिए, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड रोइशियम in respect to the ovary on thylamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. हाइपोगाइनस फ्लावर्स में जो ओवरी है, यानी कि जो गाइनोशियम है, वो हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि ओवरी इज सुपीरियर, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल में।
गाइनोस्ट्रियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, यानी कि पेरी, पेरी मीन्स पेरीमीटर, मतलब उसके अराउंड कुछ इस तरीके से। गाइनोस्ट्रियम सेंटर पे लोकेटेड है, और जो अदर फ्लोरल अपेंडेजेस हैं दे आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। इसको हम बोलेंगे पेरीगाइनस। एंड अगर ओवेरी इन्फीरियर है, मतलब कि हाफ इन्फीरियर हो गई ओवेरी, स्टाइलोस्टिग्मा ऊपर है, ओवेरी मतलब जो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है ओवेरी वाला एक्चुअल में वो इन्फीरियर है, तो फिर वो एग्जाम्पल पल्म, प्लम, रोज, पीच। एपिगाइनस फ्लावर्स में द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड्स enclosing the ovary complete and getting fused with it. Other parts of flower rise above the ovary. ओवरी नीचे रह जाती है, पास ऊपर आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों यहाँ पर एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, the margin of thalamus grow upward enclosing the ovary complete and getting fused with it. Inferior ovary हो गया, guava, cucumber are the example, and the ray florets of the sunflower. आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके गाइस, सो एक सेकेंड, यहाँ पर वो बंद हो गया हमारा PDF। देखिए, तो अभी तक जो हमने किया ना, पहले एक बार क्विक रिवीजन लो। सबसे पहले पढ़ा रूट, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट किसका पार्ट होते हैं, टाप रूट का। ठीक है, फिर फाइब्रस रूट बताई थी मैंने आपको, है ना। फाइब्रस रूट में क्या हुआ था, फाइब्रस रूट में डायरेक्ट स्टेम से आ रहे थे। प्राइमरी रूट जो है उनके पास वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती, ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। ठीक है, फिर एग्जाम्पल बताए थे फाइब्रस रूट के वीट हो गया, टैप रूट का मस्टर्ड हो गया। एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि वो रूट जो कि अदर पार्ट से, रेडिकल से ना होके कोई और पार्ट ही चूज़ कर रही हैं अपने अराइज के लिए। स्टेम और लीव्स भी डन हो गए। फ्लावर की यहीं पर मैं बात कर रही थी हाइपोगाइनस की और पेरीगाइनस। ये देखो, ओवेरी सुपीरियर है तो ये हाइपोगाइनस हो गया। ओवेरी लगभग सेम लेवल पे है ना, लगभग। देखो, ये इन्फीरियर भी नहीं कहेंगे इसको, सुपीरियर भी नहीं कहेंगे, तो लगभग सेम ही लेवल हो गया इनका। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पेरीगाइनस। और ये क्या है, एपिगाइनस। कितनी नीचे है ओवेरी, एपी ऊपर, गाइनस मीन्स ओवरी, यानी कि ओवरी ऊपर नहीं है, ओवरी के रिस्पेक्ट में जो पार्ट्स है ना वो ऊपर है। कैलिक्स की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। बताया मैंने आपको, कैलिक्स वाले सेपल्स होते हैं बेसिकली छोटे छोटे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्लावर को बड़े स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। कैलिक्स गैमोसेपेलस भी हो सकते हैं, यानी कि सारे सेपल्स यूनाइटेड हैं। ठीक है, और ये जो कैलिक्स हैं हमारे पास, ये फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीसेपेलस। तो गैमोसेपेलस, यूनाइटेड सेपल्स एंड पॉलीसेपेलस। कोरोला क्या है, पेटल्स हैं। ये अट्रैक्टिव ब्राइट कलर जो ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं ना, जो पॉलिनेशन के लिए बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो होते हैं। देखो यहाँ आपको यहाँ डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज द पैडिसल। ये क्या है, कैलिक्स है। कैलिक्स, ये लीफ, ये जो सेपल्स है ना बेसिकली वही कैलिक्स हुए। आम कॉमन भाषा की अगर मैं बात करूँ तो सेपल। कोरोला क्या हुआ, पेटल। गाइनोशियम बता दिया मैंने आपको, एंड्रोशियम। ठीक है, ये अलग अलग दिखा रखे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, कोरोला क्या है, पेटल्स, कैलिक्स क्या है, सेपल्स। क्लास में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब गैमोपेटैलस भी हो सकता है, सारे फ्यूज्ड हैं। पॉलीपेटैलस जहाँ सारे फ्री हैं। ठीक है, शेप, कलर, ये सब बात कर ली। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, मतलब शेप अलग अलग हो सकती है बेसिक सी। एस्टिवेशन की मैं बात करूँ, सो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। ठीक है, तो गाइनस जैसे हाइपो, एपिगाइनस, ये सब बड़े थे ओवरी के रिस्पेक्ट में। अब मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कि जो कैलिक्स, कोरोला वगैरह की अरेंजमेंट है फ्लोरल बड़े पे दूसरे मेंबर्स के अकॉर्डिंग कैसी है। तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटिव, एक्सिलरी, दिस आर द कॉमन टाइप। देखो वेलवेट, सबसे पहले मैं बात करूँगी वेलवेट वाली एस्टिवेशन की। वेलवेट में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके।
वेलवेट में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे होते, जस्ट ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सर्कुलर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम ऐसे वो बनाते हैं ना डॉटेड सर्कल, उस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ट्विस्टेड में क्या होगा, ट्विस्ट कर रहे होंगे इस तरीके से, इस तरीके से, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज ट्विस्टेड। फिर आ गया इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है, मतलब कोई एक इम्ब्रिकेट में एक ऐसा ऑर्डर, लाइक ये है ना, ये हो गया, फिर ये इसी की तरह ऑर्डर का फ़र्क होता है, इसमें ऑर्डर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या फिर इसमें है, कुछ इस तरीके से। अभी पढ़ाऊँगी जब आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ ध्यान से देखो तो ट्विस्टेड में और ये इम्ब्रिकेट का एक्चुअल फ्लोरल स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखे हैं, वैक्सिलरी में इस तरीके का होता है। कुछ ही रेयर है ये, बहुत ही ये वाली एस्टिमेशन रेयर है, पर हाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्ब्रिकेट स्टार्टिंग विद द वेलवेट ओनली। देखो, when sepals or petals in a whorl just touch each other at the margin पे टच कर रहे थे ना, without overlapping as in calotropis, it is said to be velvet। अगर एक मार्जिन टच करेगा, ठीक है, और वो भी नेक्स्ट एक तरह से ये वाला, फिर उसके ये वाला, उसका ये वाला, ठीक है, जैसे चाइना रोज में, लेडी फिंगर में होता है, कॉटन में, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, बताया था ना, यहाँ पर कोई डायरेक्शन, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक ऑर्डर नहीं है जो फॉलो करना है इनको, ठीक है। लेकिन हमारे पास ट्विस्टेड के केस में था, केशिया और गुलमोहर के केस में देखने को मिलता है ये इम्ब्रिकेट, केशिया एंड गुलमोहर, ठीक है। एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। पी और बीन फ्लावर के केस में बात करूँ, पी और बीन फ्लावर के, देयर आर 5 पैटर्न्स, द लार्जेस्ट, अब देखो यहाँ आ गई वैक्सिलरी वाली, ठीक है, लार्जेस्ट वाली सबको ओवरलैप कर लेगी, ठीक है। द लार्जेस्ट टेंडर ओवरलैप द 2 लेटरल, अब इस तरीके से, फिर वो इस तरीके से, फिर वो इस तरीके से, फिर यहाँ छोटा सा इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया लार्जेस्ट। फिर ये उससे छोटे हैं और छोटे, और फिर बिल्कुल छोटे से हैं, ठीक है। दिस इज़ नथिंग बट द वैक्सिलरी। यहाँ बेसिकली क्या होता है, ये जो ऊपर वाले हैं ना, लार्जेस्ट वाले को हम बोलेंगे विंग्स, ठीक है, इनको बोलेंगे कीज। क्लियर एवरीवन? नाउ टॉकिंग अबाउट द एंड्रोइशियम, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल इट इज़, ठीक है। एंड्रोइशियम में क्या है देखते हैं, स्टैमेंस होते हैं बेसिकली, दिस इज द एंड्रोइशियम। ये क्या है, एंथर है, क्या है, फिलामेंट है, दिस इज ऑल स्टैमेन। ई स्टैमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और द फिलामेंट एंड एन एंथर, ठीक है। हर एक एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है इस तरीके के, इसको बेसिकली हम ना डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। हर एक के 2 चैम्बर होते हैं। पोलन सैक, पोलन ग्रेन है प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सैक। अ स्टेराइल स्टेमन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेराइल स्टेमन को स्टैमिनोड कहेंगे, और अगर वहाँ पर वो अगर स्टैमिनेट कब कहेंगे, जब वहाँ फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट होगा। स्टैमिनोड मतलब स्टेमन स्टेराइल है। Stamens of flower may be united with one another, such as petals or among themselves, ठीक है। When stamens attached to the petals, they are epipetalous. Petals के साथ attached है epipetalous. Epiphyllous when attached to the perianth, as in the flower of lily. This stamen फ्री भी हो सकता है, स्टैमेन पॉलीएंड्रस, ठीक है, मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। स्टैमेन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच, एक ही बंच में, बंडल में यूनाइटेड है, ठीक है। तो एक ही बंच में यूनाइटेड है इस तरीके से। मोनोएडल्फस जैसे कि चाइना रोज में 2 बंच भी हो सकते हैं, जैसे डाईएडल्फस बहुत सारे बंडल्स भी हो सकते हैं, जैसे सिट्रस में होता है, ठीक है। ये पूरा आपको लर्न करना है, ठीक है। आई कांट हेल्प यू हियर, आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू, याद आप ही को करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट आई कैन डू दिस ओनली। तो स्टैमेन यूनाइटेड होंगे दूसरे मेंबर्स के साथ, जैसे पैटल्स के साथ, या खुद मतलब पैटल्स के साथ हैं, या फिर पैरियंथ के साथ हैं। तो पैटल्स के साथ तो एपिपेटलस कह दिया, पैरियंथ के साथ है तो एपीफाइलस कह दिया। स्टैमेन्स खुद में ही यूनाइटेड है एक बंच में, तो मोनोएडल्फस।
2 बंच में तो डाइएडल्फस एंड 3 बंच में यानी कि ज़्यादा में तो पॉलीएडल्फस. नाउ द लास्ट टॉपिक इज गायनेशियम एंड द प्लेसेंटेशन. गायनेशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर वो ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ मोर कार्पल्स. 1 और मोर कार्पल से बना होता है. कार्पल क्या है? कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो दिस इज योर, देखिए यहाँ पर ये रिसेप्ट करता है बेसिकली पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा. दिस इज द स्टाइल जहाँ पोलन ट्यूब मतलब एक्सटेंड करती है. दिस इज द ओवरी. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी लार्ज बेसल पार्ट है, एक्सटेंडेड, स्वॉलन. ठीक है. स्टाइल वो ट्यूब है. ठीक है. और स्टिग्मा क्या है? रिसेप्ट करता है वो. ठीक है. usually at the tip of the style and is receptive surface of the pollen grains. Each ovary bears 1 or more ovules. देखो ये है ovules. ठीक है. ये ovules है attached to a flattened cushion like placenta. देखो अब placentation क्या होती है? बेसिकली ovules किस तरीके से अरेंज्ड है हमारी ओवरी में, उसी को हम बोलते हैं placentation. ठीक है. When more than one carpel is present, अब एक फ्लावर की ओवरऑल बात करी जा रही है. जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है, they may be free as in lotus and rose and they are called apocarpus. apo का मीनिंग होता है आपे आप. आपे आप हम खुद ही कर लेंगे, अकेले ही, अकेले हैं, फ्री है ना. और सिन कार्पस, सिन का मतलब ये होता है गैम, मतलब सिनगैमी. जैसे सिनगैमी होता है ना, जैसे कि फ्यूजन. सिन का मतलब ये होता है एक साथ. ठीक है. फ्यूज एक तरह से जो हों, 2-3 हो, तो सिनगैमी मीन फ्यूजन. सिन कार्पस मीन जो कि कार्पल फ्यूज हो, जैसे मस्टर्ड और टमाटो में. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट में मैच्योर हो जाती है. प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन की बात करूँ तो मार्जिनल, एक्सियल एंड यहाँ पर पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल टाइप की प्रेजेंटेशन होती है. देखो ये हमें कुछ यहाँ ये ना मार्जिनल, ये है पी के केस में मार्जिनल, जहाँ एक ही एक्सिस पे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो the arrangement of ovules within ovary is known as placentation. Placentation are of different types, mainly, namely marginal, axial, parietal, basal, central and free central. मार्जिनल में क्या होगा? प्लासेंटा एक रिज बना देगा अलोंग द सेंट्रल सुचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिज. ठीक है. इस तरीके से ओव्यूल यहाँ पर बनेंगे फॉर्मिंग 2 रोज. ठीक है. जो कि दिस रूज एंड फॉर्मिंग 2 रोज एज इन अ पी. 2 रो बनाते हैं ना एक पी में, इस तरीके से 2 रोज होती हैं और फिर वो ऐसे क्लोज रहता है स्ट्रक्चर पी का. When the placenta is axial, यहाँ पर हो गया हमारा मार्जिनल कंप्लीटेड. एक्साइल की बात करूँ तो and the ovules are attached to it in a multilocular ovary. The placentation is said to be axial, as in China rose, tomato and lemon. पैराइटल में क्या होगा? ओव्यूल इनर वॉल पे डेवलप करते हैं ओवरी के और पेरिफेरल पार्ट पे. ठीक है. Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of the false septum. जैसे कि मस्टर्ड में, आर्जिमोन में फॉल्स सेप्टम बन जाता है जब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे बनते हैं एंड सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि डायंथस और प्राइमरोज के केस में. प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल. सेंटर पे है और फ्री है ना, फ्री क्योंकि यहाँ पर सेप्टम नहीं है तो फ्री हुआ. सेंट्रल, फ्री सेंट्रल. बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड द मैरीगोल्ड. देखिए दिस इज द बेसल प्लेसेंटेशन. सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन इट. फ्री सेंट्रल इज ऑल्सो अमेजिंग. देखो यहाँ पर कोई सेप्टा वगैरह प्रेजेंट नहीं है, सेंटर में सारे ओव्यूल्स लोकेटेड हैं. दिस इज ऑल्सो अमेजिंग. ठीक है. एंड यहाँ पर मैंने टमाटो का केस बताया था ना आपको, कौन से वाले में है बताइए, इनमें से सर्च करो. टमाटो किस टाइप का होता है? ये मैंने आपको सारे डायग्राम एक बार में दिखा दिए हैं. ठीक है. तो टमाटो बताओ मुझे किस टाइप का होता है? ऑफ कोर्स आप सबने पहचान लिया होगा, इस टाइप का ही तो होता है ना टमाटो. सो नो डाउट दिस इज योर आंसर, है ना. तो ये तो हम रोज प्रैक्टिकल देखते हैं. टमाटो, एक्सल.
ठीक है। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर अपना कंप्लीट करते हैं, जहाँ मैंने आपको एनसीईआरटी के अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको 13 पेजेस पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 14th पेज से बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कुछ पोर्शन रीड कर ली हमने ऑफ कोर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।